सरकार ने मौजूद वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव के लिए आज लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। यह बड़ी खबर है आज की। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे विपक्षी पार्टियों से कहा कि जब आप पूरा बिल पढ़ लेंगे आप भी इस विधेयक का समर्थन करने लगेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अभी आपको ये जानकारी मिलना जरूरी है कि इस बिल को अब जेपीसी को भेज दिया गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिस पर अब सारे के सारे दल मिलकर, उनके मेंबर्स मिलकर जो जेपीसी में होंगे, इस पर बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन होने वाला है। इस बिल को पेश करने के साथ ही किरेन रिजिजू ने सच्चर कमेटी का भी जिक्र किया और कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आप लागू नहीं कर पाए, हम उसको लागू करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बिल के साथ ही कुछ सवाल सबके मन में उठने लगे होंगे। सबसे पहला सवाल आपके मन में क्या उठ रहा होगा? यही ना कि वक्फ बोर्ड है क्या जिसको लेकर इतना हाय तौबा मची हुई है। दरअसल वक्फ जो है वो अरबी भाषा का वकूफा शब्द से बना ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है ठहरना या समर्पण करना। इस्लाम के हिसाब से वक़्फ़ उसे कहते हैं जब आप कोई अपनी संपत्ति जरूरतमंदों के फायदे के लिए दान कर देते हैं। अचल और चल दोनों संपत्ति दान इसमें की जा सकती है। यानी इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ भी, कोई भी संपत्ति वक़्फ़ को दे सकता है ताकि समाज में उससे होने वाले फायदे का फायदा पहुंच सके, जरूरतमंदों की मदद हो सके, मजलूमों की, बेवाओं की, यतीमों की, उस जमीन से होने वाली राशि से मदद पहुंच सके। इन्हीं वक़्फ़ की गई संपत्तियों की देखरेख के लिए भारत में बोर्ड बनाया गया जिसे वक्फ बोर्ड कहा गया। अब यह सवाल उठता है कि भारत में इस बोर्ड की सिचुएशन, स्थिति क्या है, हैसियत क्या है? राज्य और केंद्र के सभी वक्फ बोर्ड को अगर मैं मिला दूं या आप मिला दे तो देश भर में 30 वक्फ बोर्ड हैं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। इमेजिन, भारत में लगभग 8,70,000 के करीब संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है, जिसमें 9.4 लाख एकड़ जमीन शामिल है। अब आप ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या इस्लाम को मानने वाले जो वक्फ देते हैं उसका मकसद पूरा हुआ है क्योंकि इतनी सारी जमीन है? तो इसके जवाब में मेरा एक सवाल आपसे है और उन तमाम लोगों से है जो इस बार और खासकर इसमें हो रही तब्दीलियों को लेकर सवाल मन में उठा रहे हैं। आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड के पास है अलग अलग, तो उन जमीनों से जो इनकम होती है उससे तो भारत के 20% मुसलमानों के लिए बहुत कुछ हो सकता था ना। इतना कुछ हो सकता था कि फिर तो आपको किसी और योजना की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे ज्यादा स्कूल वहां बनाए जा सकते थे, सबसे ज्यादा कॉलेज वहां पर बनाए जा सकते थे, सबसे ज्यादा हॉस्टल्स वहां पर बनाए जा सकते थे, सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स वहां पर बनाए जा सकते थे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? भारत का कोई मुसलमान अगर इन वक्फ की संपत्तियों को अच्छे से इस्तेमाल किया गया होता, फिर सवाल पूछ रही हूं, तो क्या भूखा सोता या उसे राशन की जरूरत पड़ती मुफ्त के? इतना वक्फ के पास पैसा है, इतनी जमीनें हैं, भारत की सभी मुस्लिम बेवाओं को क्या पेंशन जाती है?
वक्फ की संपत्ति से, क्योंकि इसका असली मकसद तो यही है। वक्फ का अगर असल मकसद पूरा होता तो बताइए भारत के मुसलमानों को सरकार पर कोई निर्भर रहने की जरूरत पड़ती? ये सब हुआ है क्या? ये आज सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे, बता दीजिए। आपने सुना है कि वक्फ बोर्ड ने कोई बड़ा सा विश्वविद्यालय या हॉस्पिटल बनाया हो? हाँ, मदरसे का जिक्र वो कर सकते हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर, और आप जानते हैं उनकी हालत क्या होती है। वहां से निकलने वाले बच्चों को क्या पता होता है कि देश का राष्ट्रपति कौन है? क्या पता होता है कि फला राज्य की राजधानी क्या है? क्या उसे पता होता है कि 3 का टेबल क्या है, 10 का टेबल क्या है? कहीं से पानी टपक रहा होता है, कहीं पर टीचर होते हैं, कहीं सो रहे होते हैं, कहीं से दीवारें गिर रही होती हैं। ये हमारा सवाल है कि वक्फ की उस संपत्ति को क्या वाकई में मुसलमानों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया गया है? क्या उनके जीवन में तब्दीली आई है? जवाब आपके पास है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब एक और सवाल, सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे चलने देते, वक्फ बोर्ड में बदलाव की जरूरत क्यों? क्या जरूरत पड़ी? वक्फ बोर्ड बनाने का मकसद जो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है वो आपके सामने है। हम भी वो सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में बदलाव के लिए अधिनियम लाने की क्यों जरूरत पड़ी? इस सवाल का जवाब भी तो खोजना है। वो इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में एक सेक्शन है 40वां सेक्शन, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सेक्शन है। इसके मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का हक है, उसे लगता है, तो वक्फ बोर्ड खुद ही उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है और खुद ही इस पर फैसला भी ले सकता है। मतलब ए और बी, उन दोनों के बीच में उनके प्लॉट को लेकर कुछ लड़ाई है, आपस के प्लॉट है। तो ए ने कहा कि मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ को दान करता हूं, और इसमें ये बी भी है। तो आप समझ लीजिए ये जो बी है ये कितना वक्फ के आगे लड़ सकता है, उसकी हैसियत और ये बी की हैसियत कितनी है आप समझ जाइए। और ये एक जगह नहीं है, ऐसे सैकड़ों जगह और सैकड़ों केसेस आपको मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा परेशान ऐसे आरोप लगते हैं इन जमीनों के फैसलों में कोई और नहीं, मुसलमान ही हो रहा है। किसी को वक्फ बोर्ड के फैसले से अगर इन केस परेशानी हो जाती है, वक्फ ने कहा कि हाँ भाई ये तो प्रॉपर्टी हमारी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो वो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जाएगा, वहां आवेदन करेगा और अंतिम फैसला जो है वो ट्रिब्यूनल का ही माना जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत लगती है तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी जटिल है कि ज्यादातर लोग तो थक जाते हैं बीच रास्ते में। और एक उदाहरण दे देती हूं आपको, तमिलनाडु का। सुबह से आप देख रहे होंगे टीवी पर, पूरा का पूरा थिरुचेंदुरई जो गांव है वो वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने कह दिया भाई ये गांव तो हमारा है, नोटिफिकेशन जारी। और इसका खुलासा कब हुआ पता है? जब गांव के एक किसान ने अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। वो तो हक्का बक्का रह गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि अरे भाई पूरी की पूरी गांव की जो जमीन है वो वक्फ की है, ये ऐसे बेच नहीं सकते तुम। आपको जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से एनओसी लानी होगी। इस गांव में 1500 साल पुराना मंदिर है, 1500 साल पुराना मंदिर, और ये वक्फ की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड ने अपना माना हुआ उसे, और जब अपना मान लिया तो फिर वक्फ बोर्ड की वो संपत्ति हो गई। ऐसी कई शिकायतें सामने आ चुकी है और इसीलिए सरकार को वक्फ बोर्ड के कानून में कुछ बदलाव की जरूरत महसूस हुई। ये पहली सरकार नहीं है, अभी रुकते रहिए। 5वां सवाल, सारे जवाब मिलेंगे। क्या मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है? उनको साइडलाइन करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है? मेरे पास 2 पन्ने हैं, बगैर पन्नों के, बगैर कागजात के और बगैर फैक्ट्स के हम बात नहीं करते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये जो 2 रिपोर्ट्स है ना, एक तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और एक जेपीसी की, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। ये दोनों ही रिपोर्ट इस बात का जीता जागता सबूत है कि वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व और अधिकार उनके और बदलाव
की जो बात आज हो रही है, किरेन रिजिजू जो कर रहे हैं, वो सब इसमें मेंशन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों रिपोर्ट कांग्रेस की मनमोहन सरकार के दौरान सामने आई थी। यानी बदलाव की बात 2006 से की जा रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड के नियमों से जो बदलाव 2013 में किए गए, उसमें सिर्फ वक्फ बोर्ड को और ताकतवर कर दिया गया। यानी मुसलमानों को टारगेट करने की बात का जो जवाब है, आप यहीं समझ लीजिए। अब इन्हीं सवालों का जवाब सिर्फ ये पन्ने और कागजात और एग्जाम्पल नहीं है, हमने एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश की और इसीलिए आज एक्सपर्ट से इन सारे सवालों का जवाब देंगे। शुरू करते हैं गूंज। गूंज पर इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। इन सवालों का जवाब जो है वो देने के लिए कुछ खास मेहमान हमने और बहुत चुनकर ये पैनल जो है आपके सामने लाई हूं। गूंज में हमारे साथ शाजिया इल्मी है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी से अजीज खान है और मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब है, AISSC के जो अध्यक्ष है और अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी हैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, हजरत भी हमारे साथ मौजूद है। और 1-on-1 यानी सवाल और जवाब, बहस में नहीं लेकिन सवाल और जवाब का जो सिलसिला है उसे जफर सरेशवाला के साथ मैं आगे बढ़ाऊंगी। जफर साहब, आप सब जानते हैं, जाने माने बिजनेसमैन हैं, इस्लाम की बहुत जानकारी रखते हैं और तालीम और तरबियत एक संस्था चलाते हैं जहां तालीम और तरबियत दोनों पर बहुत खुसूसी ध्यान दिया जाता है। जफर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल ये, क्या ये बिल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है? वक्फ इस वक्त जो भारत में है उसकी स्थिति। देखिए, ये जो बिल जो है उसको तो मैंने देखा नहीं ना, मुझे मालूम है। और मुझे मालूम है कि 95 में एक अमेंडमेंट आया था, फिर 2013 में भी आया था और अभी भी आया, और आज शायद ये पता चला है कि सरकार ने ये बिल जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया है, तो वो तय करेगी। लेकिन देखिए रूबिका जी, मेरा जो प्रॉब्लम है वो पहली बात तो देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो हर जमाने में हमेशा से सरकार के मातहती है। जितने वक्फ बोर्ड है हिंदुस्तान में, हर स्टेट का वक्फ बोर्ड है, और वो वक्फ बोर्ड का जो मेंबर होता है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यहां तक के इनके सबके ऊपर जो होता है CEO वक्फ का, वो एक IAS ऑफिसर होता है। उसके अलावा ये जितने वक्फ बोर्ड है, इनकी अपेक्स बॉडी है वो वक्फ काउंसिल है जो दिल्ली में है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, उसका जो चेयरमैन है ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके जो मेंबर हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो वक्फ जो है उस पर पहले से ही गवर्नमेंट का कंट्रोल है। लेकिन देखिए, मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है। मेरा प्रॉब्लम क्या है, और मैं चाहता हूं कि ये वक्फ समझने की जरूरत है कि ये क्या है। वक्फ जो है मतलब अल्लाह के लिए कोई चीज डोनेट की। और देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हमारे पीस बी अपॉन हिम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन्होंने हिजरत की मक्का से मदीना, तो मदीना पहुंचने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो 2 इदारे कायम किए वो क्या थे? एक औकाफ था और एक बैतुल माल था। अब आप बताइए कि जो नबी ये दावत देते हैं कि करने धरने वाली जात अल्लाह की है, आपकी रोजी का मालिक अल्लाह है, लेकिन आपने भी उम्मत को ऐसे छोड़ नहीं दिया, वक्फ कायम किया। और उसका मकसद क्या था कि भाई एक ऐसा एसेट क्रिएट किया जावे, वक्फ मतलब कि भाई जो बैतुल माल या जो पैसे आए, माल गनीमत में आए, वो एक अलग से एक कॉर्पस हो, वो कॉर्पस की अर्निंग हो, और उस अर्निंग से यतीम, बेवा, जो तलाक वाली है, अब उसका अगर कोई नहीं है, वो गरीब और जो मिस्कीन है, उनकी परवरिश उनसे की जावे। ये असल मकसद था। तो जफर साहब, उसके बाद हर जमाने में लोग आप ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह की जात पर यकीन करने वाले लोग हैं, उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ तामील किया ताकि हम मदद कर सके बेवाओं की, यतीमों की, तलाकशुदा महिलाओं की। अब मुझे एक सच्चा सा जवाब दीजिए,
हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड 30 के आसपास तादाद है। अगर उन्होंने वाकई मदद की होती, मैं बस ऐसा सोच रही हूं, मतलब इतनी जमीनें हैं माशाल्लाह से, इतनी जमीनें हैं इनके पास, ये तीसरे नंबर पर हम जमीन के मामले में आते हैं। फिर तो हर कोई जो है जफर सरेश वाला बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए था ना, हर का घर जो है भर जाना चाहिए था ना, तालीम से भर जाना चाहिए, तरबियत से भर जाना चाहिए, पैसों से भर जाना चाहिए, सुकून से भर जाना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं हुआ? क्या वक्फ तमीज के दायरे में या ये कहिए कि उस हद में काम नहीं कर रहा? देखिए, मैं खुद अपनी बात नहीं कहता, मैं 2007 में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था और जस्टिस सच्चर ने अपने उस रिपोर्ट में लिखा है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उनके हिसाब से उस जमाने में उसकी कम से कम, ये 2007 की बात है, 2005 और 7 के बीच में उनका ये कहना था कि कम से कम औकाफ जो है, जो प्रॉपर्टी है, हाँ। भाई आज हम लोग भी देखते ना कि मेरे पास ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, भाई कम से कम अगर इसमें 5% तो आना चाहिए ना। आपके पास कोई चीज है, अगर आप उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे ना भाई इसको निकालो यार, कुछ और करो। एक आम आदमी है। वक्फ बोर्ड का उन्होंने ये कहा है, मैं नहीं कहता इन्वर्टेड कॉमा में, कि इसकी इनकम कम से कम 13,000 करोड़ की होनी चाहिए। 2007 की बात है। हाँ। लेकिन हो कितनी रही है ये 2007 में? 200 करोड़। तो उन्होंने कहा मतलब कुछ तो गलत है कहीं पर भी, यानी हम मैनेज नहीं करते या हमको मैनेज करते नहीं आता। और मकसद क्या था? अगर आप कोई एक वक्फ ले लीजिए, कोई बादशाह ने या कोई उस जमाने के मालदार ने, मेरे को मालूम है कि देखिए उनकी दूरंदेशी कितनी थी। मैं एक मस्जिद को जानता हूं बंबई में, 150 साल पहले बनी थी। वो जो सेठ ने मस्जिद बनाई थी, सिर्फ मस्जिद ही नहीं बना दी, उन्होंने उस मस्जिद की अपकीप के लिए एक प्रॉपर्टी भी डोनेट की वक्फ की, कि भाई इससे जो इनकम होगी उससे ये मस्जिद भी चलेगी। और वो इतनी थी कि आज अगर हम उसका हिसाब लगावे ना, मैं जानता हूं वो प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरह से, हाँ। तो वो मस्जिद का अपकीप ही नहीं, उस इलाके में कोई गरीब नहीं रहता अगर उसका इंतजाम सही किया होता तो मैं तो ये कहता हूं, आज से नहीं रूबिका जी, मैं तो जमाने से कहता हूं कि अगर हमने अपने औकाफ के निजाम को सही तरीके से निभाया होता तो इस मुल्क में मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी गरीब नहीं रहता। हमने उसको मैनेज ही नहीं किया सही तरीके से। वक्फ बोर्ड तो बाद की बात है। आप तो दीन में और दुनिया में दोनों में बराबर का ध्यान रखने वाले शख्स हैं। मुझे ये बताइए, हमारे वक्फ की जितनी ज़मीनें हैं, कोई एक बड़ा स्कूल, कॉलेज, एक कोई बड़ा अस्पताल, एक कोई बड़ा हॉस्टल मुझे आप बता सकते हैं जिस पर आप और मैं घमंड करें और इतराएं कि ये देखिए ये औकाफ, ये वक्फ, इसे कहते हैं चलाना? कोई एक नाम है आपके जहन में? नहीं, यही तो अफसोस है। हम एक नहीं 1000 स्कूलें चला सकते हैं औकाफ की, उसके ऊपर हम क्या नहीं कर सकते। मैं वही तो कह रहा हूं कि यतीम, इसलिए देखिए ये मैं ऐड कर रहा हूं कि बहुत सारे मुल्कों में, मैंने दूसरे मुल्कों के भी औकाफ को स्टडी किया है। और आपको एक और बात बता देता हूं कि औकाफ की प्रॉपर्टी आप कभी बेच नहीं सकते, यू कैनॉट सेल। अब अगर जो बेची है तो क्या हुआ है और कहां गया है उसका, एक। दूसरी बात, औकाफ का, मैं एक मुल्क के औकाफ के साथ उनका, क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं अब स्टॉक मार्केट में भी, शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में भी, तो किसी ने फतवा पूछा, वो वक्फ वालों ने, उस मुल्क के औकाफ वालों ने कोई प्रॉपर्टी बेची होगी, तो वहां के ग्रैंड मुफ्ती का फतवा ये आया कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी बेची है, कन्वर्ट बैक इनटू प्रॉपर्टी और कन्वर्ट इनटू एसेट, डोंट कीप इट इन कैश। मतलब आप ये कह रहे हैं ये फतवा है। हाँ, मतलब जमीन रहनी चाहिए, वो कैश नहीं हो सकती है जफर साहब। और यहाँ तो जमीनों को, यानी जमीन भी बिजनेस के लिए बेची गई है, न जाने किस तरीके के आरोप है। जमीन से यू क्रिएट अनदर प्रॉपर्टी, यू क्रिएट इनकम। हाँ, और उस इनकम को फिर आगे पहुंचाना है। आउट ऑफ दैट। ऑलराइट जफर साहब, मैंने आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात की, मैं चाहती थी और बात करूं, लेकिन मेरे बाकी और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तो आप ये कहते हैं कि ये चेंज वेलकमिंग है, अगर एक लाइन में समझूं? देखिए, मेरा तो सरकार को ये कहना है, हाँ। और ये मैं हमेशा से कहता था कि भाई आप वक्फ बोर्ड में आपके रिटायर्ड पॉलिटिशियंस को मत भेजो, आप एसेट मैनेज करने वाले जो एक्सपर्ट हैं उनको भेजो, हु कैन क्रिएट, ये एसेट से इनकम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भेजो। वो चाहे औरतें हो, एक इंटरेस्टिंग मर्द हो, आइडिया है।
या एक्सपर्ट गैर मुस्लिम भी हो। ओके जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस डिबेट को मैं शुरू कर रही हूं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर साहब, थैंक यू सो मच, सरल शब्दों में बहुत आसानी से हमें सारी चीजें बताने के लिए। शाज़िया इल्मी, आरोप ये लग रहा है कि आप तो फंडामेंटल अटैक कर रहे हैं मुसलमानों पर। शाज़िया जी, जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, एक्चुअली ना वो आप हमारे साथ गाड़ी से जुड़ी हुई है ना, तो उसमें शायद कैमरा नहीं मैनेज हो पाया। एनीवेज, हाँ बताइए। मुसलमानों को आप लोग साइडलाइन करना चाहते हैं, इसीलिए ये बिल, ये कानून जो है आप लेकर आए हैं। देखिए, ये एक्चुअली ये मुसलमान हितैषी बिल है, और अगर आप इसको समझेंगे तो आप देखेंगे जो गरीब मुसलमान है जिसकी पूरी अनदेखी अब तक की गई है, दरअसल ये उसके लिए किया जा रहा है। और अब तक जितने भी, आप सोचिए, सबसे गरीबी में जो रह रहा है तबका वो है मुसलमानों का। सबसे गरीबी में जो तबका है वो मुसलमानों का है। अगर आप इकोनॉमिकली देखेंगे रिलीजियस माइनॉरिटीज के ग्रुप्स में, तो आप देखेंगे कि कितना गरीब है ये तबका, और सबसे ज्यादा रिलीजियस माइनॉरिटी में आप देखेंगे कि मुसलमान कितना गरीब है। एक मिनट। तो आप भी देखिएगा कि, और सबसे ज्यादा अमीर अगर कोई तबका है प्रॉपर्टी के हिसाब से, लैंड के हिसाब से, तो वो मुसलमान है। यानी कि सेना के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति, आरोप जो विपक्ष लगा रहा है वो ये कह रहा है कि आप लोग ने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इसमें क्यों नहीं लिया। ओके, मैं और मेरे जो बाकी साथी हैं उनका रुख करना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी से अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अजीज खान साहब, ये तो मुसलमानों के भले का काम होगा ना, अगर ज्यादा इसमें जिसे कहते हैं ना फिरके जुड़ेंगे, ज्यादा लोग जुड़ेंगे, महिलाएं जुड़ेंगी, ऐसा कोई जुड़ेगा जो इससे, इस जमीन से वाकई प्रॉफिट को निकाल सके, और प्रॉफिट यतीमों के, बेवाओं के, मजलूमों के काम आ सके, जो अब तक नहीं हुआ है। देखिए रूबिका जी, जो ये बिल में, ये जो बिल अमेंडमेंट बिल आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें ऐसी कौन से फायदे की बात की जाएगी। जैसा कि हु हल्ला है, तमाम तरीके की बातों को मैं सुन रहा हूं कि साहब सरकार जो बिल ला रही है, अमेंडमेंट बिल ला रही है, उसमें तमाम फायदे मुसलमानों के हो जाएंगे और मुसलमान अमीर हो जाएगा। अभी साजिया जी कह रही थी कि मुसलमान बहुत गरीब है, इस लैंड को अगर इस्तेमाल कर लेगा सही तरीके से तो अमीर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर उसे वाकई में आपको अमीर करना है तो इसी वक्त के जो जमीनें हैं इस पर आप स्कूल इदारा क्यों नहीं खुलवाते, इसका प्रॉपर इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ये करने के बजाय आप ये कहीं ना कहीं इसको इंटेंशनली इसमें ये डालना चाहते हैं कि साहब ये फला इसमें हिंदू इसका मेंबर होगा, इसके फला कौम के मेंबर होंगे, इस तरीके की तमाम बातों को कहीं ना कहीं ऐड किया जा रहा है। हकीकत यह है कि सरकार की मंशा गलत है, इसकी सोच गलत है, आज इसकी नजर है, आज वक्त की जो प्रॉपर्टी है इस पर नजर है, गलत नजर है। जैसे इसने जो सरकार, सर एक मिनट, 10 सेकंड, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड, जैसे डिफेंस की लैंड, जैसे डिफेंस की लैंड, 10 सेकंड, जैसे डिफेंस की लैंड, प्लीज बोलने दे दे, जैसे डिफेंस की लैंड, रेल की लैंड, नजूल की लैंड, तमाम जो जमीनें हैं उसका सरकार ने गलत इस्तेमाल किया। सरकार ने अपने मित्रों को, यारों को, लोगों को कहीं ना कहीं से हैंडओवर करा दिया। आज मकसद सरकार का क्या है? सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है कि इस जमीन पर इसकी नजर है, वो चाहती है कि जो जमीन है वक्फ किया गया है, पर ये तो उल्टा आरोप अजीज खान साहब वक्फ बोर्ड पर लग रहा है। तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मैं कितने आप चाहते हैं राज्य गिना दूं जहां पर वक्फ को का दिल किया कि ये जमीन हमारी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो जो सेक्शन 40 की मैं बात कर रही हूँ, आपकी मर्जी होगी, आप उस जमीन का आपने क्या फायदा क्या उठाया है, और क्यों शाज़िया इल्मी और उनकी पार्टी आकर वहां पर कॉलेज और स्कूल बनाए? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप जिनका वक्फ, जो वक्फ बोर्ड में है 5-5 साल तक, वो क्या करते हैं? आपने क्या करते हैं अजीज खान साहब? मैं बताऊं,
देखिए जो लोग उसकी देखरेख कर रहे हैं, जो उसकी निगरानी कर रहे हैं, वो सही तरीके से कर रहे हैं कैसे और सही तरीके से चीजें हो रही हैं। एक अब नाम सरकार बताइए इसमें ना दखल क्यों दे रही है? एक बड़ी सी सरकार यूनिवर्सिटी, को मैं तो पच नहीं दूंगी रहा। दखल सर। सुनिए ना मेरी अगर बेवाओं के काम देखिए, आती, मैं कह रहा हूं, यहाँ से होने वाली संपत्ति अगर मजलूमों के काम आती, यतीमों के काम आती, तो मैं आपके साथ खड़ी हो जाती कि मत कोई हाथ लगाए। लेकिन मुझे बताइए ना, कितने मजलूमों की मदद कर लिए वक्फ की प्रॉपर्टीज के? मैं रूबिका जी, आप मुझे पूरी बात कहने का मौका दें। मैं कह रहा हूं कि वक्फ की जो संपत्ति है, उस संपत्ति से क्या चाहती है सरकार? वो चाहती है आमदनी करना चाहती है। क्या इसमें बिल को अमेंड कर देगी तो आमदनी बढ़ जाएगी? अरे खान क्या साहब, उसे शेयर यही करना तो चाहती है, उसका- ट्रांसफर करना आपको चाहती है? यही नहीं मकसद पता क्या है कि वक्फ की संपत्ति किस लिए होती है? सिर्फ कब्र बनाने के लिए होती है? आलिशान वहां पे बिल्डिंग बनाकर जितने भी लोग हैं वक्फ सुनिए, बोर्ड एक में, वो पैसा कमाने के लिए होती है। वक्फ की संपत्ति किस लिए होती है? ताकि मजलूमों की मदद कर सके ना। वो पैसा कहां जा रहा है? कितने मजलूमों को राशन पहुंचा दिया बताइए वक्फ ने? कितनी बेवाओं को पेंशन पहुंचा दी बताइए वक्फ ने? अरे भाई, कितने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया बताइए वक्फ ने? अरे ऐसी हालत सुनिए होती ना, मुसलमानों की सुनिए। अगर वक्फ की इतनी जमीन। होश फाख्ता हो जाते हैं सर सोच के कि सेना के बाद अगर किसी का नंबर आता है वक्फ की जमीनों में तो वो वक्फ है। और क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर? हाय हम बेचारे, हम मजलूम, ये सरकार हमें खत्म कर देगी, इस देश से हमें निकाल देगी। सर स्टॉप इट, बहुत हो गया सर, सबको सब दिखाई देता है। खान साहब आप जवाब दीजिएगा। मैं 10 सेकंड, अब रूबिका जी मुझे कहने दे प्लीज, मुझे बोलने दे, हजरत चिश्ती जुड़ चुके हैं। मैं दूंगी आपको पूरा मौका दूंगी। खान साहब अभी भी मैंने आपको मौका दिया है। खान साहब रिक्वेस्ट प्लीज। हमारे साथ सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो हैं वो जुड़ चुके हैं। हजरत बहुत बहुत स्वागत है आपका, अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपने मुझे बुलाया, अपनी बात करने का मौका दिया, शुक्रिया रूबिका जी। मेरा नाम सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती है। मैं अजमेर दरगाह के जो सज्जादा नशीन है उनका उत्तराधिकारी हूँ जी। और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, जो इस देश की सबसे बड़ी दरगाहों को रिप्रेजेंट करने वाली एक बॉडी है, उसका फाउंडर चेयरमैन। ये वक्फ को लेकर अभी कुछ दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अजमेर दरगाह शरीफ भी है, वहाँ भी तादाद में इनकम जनरेट होती है, न सिर्फ सूफियाना काम होता है लेकिन इनकम एक चक्का चलता है, इकोनॉमी चलती है, उससे सबकी मदद भी होती है, दुआएं कबूल होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं दीनी नहीं, मैं दुनियावी इल्म के हिसाब से बात कर रही हूँ। वक्फ की संपत्ति पर सरकार का ये संशोधन आपको कितना कबूल है? मुझे तो 100% ठीक है। हमारी डिमांड थी, हम तो कई मेमोरेंडम दे चुके हैं कि सरकार को वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए। वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है और वक्फ एक्ट में ऑलरेडी कई सेक्शन ऐसे हैं जो क्लैश क्रिएट करते हैं। जो तमाम लोग बैठे हुए हैं आपके माध्यम से मुझे समझे, मैं उनको कहना चाहता हूँ वाली तौर पे बात कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट करने का मतलब कतई ये नहीं कि शरीयत में या मजहबी तौर पे हमारे किसी मामला में मुदाखलत की जाए। अगर मुदाखलत मानते हैं तो 1954 में एक्ट बना तो मुदाखलत उसी वक्त हो गई थी। देखिए, ये एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बोला जाता है वक्फ बोर्ड, उसके मैनेजमेंट को लेके एक्ट बनाया गया 1954 के अंदर। फिर बड़े पैमाने पे कई अमेंडमेंट हुए, लेकिन बड़े पैमाने पे 1995 के अंदर एक्ट कायम हुआ, बड़ा कई अमेंडमेंट करके। उसके बाद में उसमें कुछ अमेंडमेंट करके 2013 के अंदर कर दिया गया। देखिए, हो क्या रहा है कि जो वक्फ किया जाता है, एक शख्स वक्फ कर रहा है कि भाई मैंने इसको अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। वक्फ अलग औलाद तो अलग बात है कि उसकी औलाद में बढ़ेगा, उसकी आमदनी जो भी होगी इस्तेमाल वो करेंगे। वक्फ अगर अल्लाह है तो अल्लाह की राह में वक्फ किया गया, तो उस डोनर का जो वाकिफ है उसकी मंशा ये है कि मेरी इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल फलाह बहबूदी के काम में किया जाएगा, गरीब गुरबाओं की मदद में किया जाएगा। ये कहते हैं ये प्रॉपर्टी उसकी इस्तेमाल होगी, इसकी आमदनी जो होगी वो गरीब गुरबाओं में बांटी जाएगी। आज ऐसा कौन सा वक्फ बोर्ड है हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब बच्चों की शादी करा रहा है, गरीब बच्चों को पैसे दे रहा है, उनकी इनकम, उनकी एजुकेशन के लिए काम कर रहा है? एक सिंगल वक्फ बोर्ड बता दें आप मुझे। और जो लोग भी इसकी मुखालिफत करते हैं उनसे ये पूछा जाए कि दरगाहों से बड़ा स्टेक होल्डर वक्फ का कौन है इस देश के अंदर? हम एग्जाम्पल है, हम भुगत रहे हैं, हमें मालूम है 50 साल से वक्फ बोर्ड ने क्या हाल कर रखा है। और जो बड़ी दरगाहें ठीक है वो सज्जादा नशीन मजबूत है, तो छोटी दरगाहें उन सज्जादा नशीनों को तो कमरे के बाद बाबू लोग खड़ा करते हैं। और क्लर्क की पोजीशन ये है कि 50-50 साल तक एक ही ऑफिस में कायम है और वो दाई बन चुका उसके लिए की, उसको मालूम है किसको कब ब्लैकमेल करना है। मतलब हमारे बुजुर्गों ने किसी ने वक्फ कर दी गलती से प्रॉपर्टी, तो उसको एक ईंट कमरे के अंदर नहीं लगाने देंगे, उसकी एप्लीकेशन जाएगी, साहब मैं मरम्मत कराना चाहता हूँ, तो जब तक बिल्डिंग गिर जाएगी जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड होकर आएगी वहां से।
और जितना पैसा आ रहा है, आज ये हुकूमत जो ला रही है, हमने डिमांड की थी, हमने दरगाह बोर्ड की भी डिमांड करी, क्योंकि वक्फ एक्ट के अंदर दरगाही कल्चर, सूफी कल्चर को डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। हम चाहते हैं कि दरगाह के कस्टम ट्रेडिशन को उसमें अलग से डिस्क्राइब किया जाए, अगर नहीं है तो दरगाह बोर्ड अलग से बना दिया जाए। जो दरगाह का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सज्जादा नशीन होता है उसकी पोजीशन डिफाइन की जाए, ठीक है नहीं है अलग से कर दे, अलग बना दें। लेकिन मैं ओवरऑल मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि मौजूदा जब सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हमारे पास है, एक साहब आपसे पहले अभी पॉलिटिकल थे, वो बोल रहे थे जनाब मेरे भाई कि भाई क्या चाहते हैं, भाई एक शुरुआत तो हो, इस पैसे का सही इस्तेमाल तो हो। इस पैसे की मंशा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में ये प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई थी, बस और कोई मंशा ही नहीं हजरत। आपने वो बात कह दी। गवर्नमेंट की नीयत पे शक कर रहे हैं, मैं वेलकम करता हूँ। गवर्नमेंट की नीयत अगर गलत होती तो आज ये एक्ट, ये संशोधित बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं जाता। अब जाइए अपनी बात रखिए। मैं तो विपक्ष से चाहता हूँ कि इसे पॉलिटिक्स मत करो, ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है। पर मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा हजरत, ये रिपोर्ट जो मेरे पास है ये तो नवंबर 2006 की है, ये नवंबर 2006 की है, जिसमें सीधे तौर पर ये कह दिया था अजीज खान साहब कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है, इट इज द नीड ऑफ एन आवर। और वो जो सेक्शन 40 है उसको लेकर भी बार बार ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, ये देखिए ये इसी में मैं सेक्शन 40 में बोलना चाहता हूँ जेपीसी जी हजरत, बस मुझे 3 मिनट का और मौका दीजिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। अतीकुर रहमान साहब, मैं चाहती हूँ एक बार वो अपनी बात रखें, फिर आप ही और शाजिया इल्मी, क्योंकि आप दोनों इसके पक्ष में हैं और मैंने ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए हैं ताकि आप लोग यहाँ पर बहुत इत्मीनान से इस मसले पर चर्चा कर दें। अतीकुर रहमान साहब, हर चीज को शक की निगाह से आप लोगों ने दुखती नब्ज दी ही क्यों? खड़े कर देते स्कूल, खड़े कर देते बड़े बड़े हॉस्पिटल, कोई ना आता कुछ कहने। जी रूपिका जी, ये इल्जाम आपका बरहक होता अगर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उसके कर्ताधर्ता, उसके ऑफिशियल्स कोई उलेमा होते, कोई मुसलमानों के आलिम होते, मुफ्ती होते, जिस तरह से आज हमारे सामने सैयद साहब बैठे हैं, इनके कोई ऐसे होते, वो ऑफिशियल्स होते, और तब आप कहती कि उसमें करप्शन है तो कम्युनिटी पे इल्जाम आता। जफर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि इसके चेयरमैन, इसके मेंबर्स वो होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के यस मैन होता है मुसलमानों में, उसको इसका चेयरमैन बनाया जाता है। और जो भी क्राइम होता है, करप्शन होता है, और मैं ये भी बात भी वादे कर दूं कि जितने वक्फ बोर्ड हैं नेक डीप इनटू करप्शन है। अब इसमें जो करप्शन हुआ उसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पहुंचा किसको? क्या कम्युनिटी को पहुंचा? क्या मुसलमानों को पहुंचा? क्या सैयद साहब ने इसका फायदा उठाया? क्या किसी उलेमा के ट्रस्ट को पहुंचा? उन लोगों को पहुंचा जो स्टेट गवर्नमेंट की कठपुतलियां थी। और आप सवाल हमसे पूछ रही हैं कि स्कूल क्यों नहीं खड़े कर दिए? हाँ, सवाल ये होना चाहिए आपका, तो फिर उस लिहाज से अतीकुर रहमान साहब, तो फिर उस लिहाज से तो आपको फिर सवाल ही नहीं खड़ा करना चाहिए कि आप कह रहे हैं दखल हो रहा है, आर्टिकल 21 खत्म हो रहा है, आर्टिकल 23 खत्म हो रहा है, आर्टिकल हमारे संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, हमारे हक और हुकूक पर, तो फिर तो इसमें कोई बदलाव ही, कोई रद्दोबदल ही नहीं हो रहा है। सरकार का मसला था, सरकार ने उस मसले को और थोड़ा चेंज कर लिया, दैट्स अबाउट इट। फिर क्यों कह रहे हैं कि सब खत्म कर रहे हैं? रूपिका जी, ये पहली बार तो नहीं है अमेंडमेंट आ रहा है। 1930 से लेके 2 डजन बार वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आ चुका है, और हर बार इस अमेंडमेंट के अंदर सरकार के पावर्स बढ़े हैं, कम्युनिटी का पावर नहीं बढ़ा है। ओके सर, वो कम्युनिटी, सरकार का पावर बढ़ा, कम्युनिटी का नहीं बढ़ा। लेकिन बीच में आप वक्फ बोर्ड में वो जो तमाम लोग हैं उनको क्यों मिस कर जा रहे हैं? वो सरकार के हों कि ना हो सर, वो मेरे लिए सबसे बड़े जो हैं कल्प्रिट है। शाजिया इल्मी, इसका जवाब अतीकुर रहमान चाहते हैं, दोनों स्क्रीन पर। ओके, कह रहे हैं सरकार की कठपुतली तो रखते थे आप वक्फ बोर्ड पर, और सईद साहब मैं चाहती हूँ आप भी इसका जवाब दें, लेकिन पहले शाजिया। मुझे लगता है अतीकुर रहमान साहब ने बिल्कुल सही और वाजिब बात कही है, और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इससे जो इसको आप मुदाखलत कह रहे हैं उससे उनको क्यों नाराजगी है। सच तो ये है कि इसी सिस्टम को तो बदलना है। आप खुद मान रहे हैं कि वो कठपुतली है, वो करप्शन के अड्डे हैं, उससे गरीबों का फायदा नहीं हो रहा है,
उससे बेवाओं को शेल्टर होम्स नहीं मिल रहा है, उसमें गरीब लड़कियों की ना तो शादी हो पाती है, ना कामकाज के तरीके होते हैं, किसी का मुस्तकबिल संवर नहीं रहा है। सबसे ज्यादा गरीब माइनॉरिटी वर्ग जो है मुसलमान रह गया है, सबसे अमीर है संपत्ति के हिसाब से। तो ये मजहबी जो ठेकेदारी है, ये जमींदारी है मजहबी, इसको लेकर तो जाहिर सी बात है संशोधन होना चाहिए, और वही संशोधन लाया गया है ताकि इसी काम के लिए, परोपकार और भलाई के लिए हो। अब सोचिए 1.25 लाख करोड़ की इनकम है, और मैं कंजर्वेटिव आंकड़ा दे रही हूँ 1.2 लाख करोड़। सोचिए, और मुसलमान इतना गरीब है। सब दुहाई देते हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, सब बात करते हैं गरीबी की। शाज़ इल्मी, अब मैं चाहती हूँ कि आप 4 लोग हैं, आखिरी के कुछ मिनट मेरे पास है, और इस पर बहुत कम संक्षेप में सवाल और जवाब। ठीक है, सवाल पूछा यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब ने, उनका सरकार पर सवाल उठाइए ना हजरत। मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें। वो कह रहे हैं कि ये पैसा जो है वो तो प्रोसीड ऑफ क्राइम कह रहे हैं, वो किसके पास जा रहा है? वो तो आ नहीं रहा है आम मुसलमान के पास, ना गरीब के पास। बिल्कुल, मैं अग्री कर रही हूँ उनके साथ। हाँ, देखिए नहीं, मैं अपने वो शाज़िया जी सुनिए, मैं बता रही हूँ। शाज़िया जी एक सेकंड, मैं हजरत नसीरुद्दीन से मैं उनसे ये सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी, बस मैं एक बार उनसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी हजरत। ये अतीकुर रहमान साहब हमारे भाई सही कह रहे हैं। पहले तो ये चीज मालूम कर दें, जो लोग गुमराह करें मुसलमानों को कि ये कोई सरकार मुसलमानों के मामला में हस्तक्षेप कर रही है, देखिए बिल्कुल गलत है। कोई ना तो मस्जिद के मामला में कोई हस्तक्षेप हो रहा है, ना ही दरगाहों के मामला में हो रहा है। एक एक्ट बनाया गया था, एक्ट के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई थी, उसके मैनेजमेंट को लेकर चेंज किया जा रहा है क्योंकि उसमें करप्शन हद से ज्यादा बढ़ चुका है। जब हमारी बहन ये बता रही है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की इनकम है, तो वक्त का पैसा शरीयत की रोशनी में सिर्फ और सिर्फ गरीब गुरबाओं के काम में आना चाहिए। वो अल्लाह का माल है, अल्लाह का माल अल्लाह के मखलूक के काम में आए। लेकिन हो क्या रहा है कि जो इतने सालों से क्लर्क जो वहाँ बैठे हुए हैं या वहाँ पर जो चेयरमैन बन जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन करने के लिए आते हैं, कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं। आज सरकार ने एक स्ट्रक्चर भी चेंज करने का इसमें प्रोविजन रखा है कि कमेटी, स्टेट वक्फ बोर्ड की कमेटी कैसी होगी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की कमेटी कैसी होगी, इस तरह की कमेटियों की जरूरत है। मैं आपको अजमेर जगह कमेटी की कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी इस तरह की कमेटी अपॉइंट की जाए, जो करंट एमपी होने चाहिए, प्रेजेंट एमएलए होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए, उसके अंदर हजरत अतीकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद खान साहब। हाँ, अतीकुर रहमान साहब और हजरत दोनों स्क्रीन पर प्लीज। जी रूपिका जी, मैं समझ रहा हूँ बीजेपी जो अमेंडमेंट ला रही है और ऑपोजिशन जो सवाल उठा रहे हैं, उनके अनफाउंडेड एलिगेशंस नहीं है। हम उस सरकार पे आप कह रही हैं हम भरोसा करें जिनके प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ये घुसपैठियां हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, कपड़ों से पहचाने जाते हैं। इसके मद्देनजर क्या तवक्को हम करें प्रधानमंत्री से और उनकी पार्टी से कि वो जो कुछ भी अमेंडमेंट लाएंगे और बहुत अच्छा होगा। मैं तो ये कह चुका हूं कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शाजिया जी कि ये एक बहुत सुनहरा मौका है मोदी सरकार के पास। अगर आप मुसलमानों के साथ में बहुत अच्छे पुख्ता ब्रिजेस बनाना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका आप गवाइए नहीं, लाइए और इसको तब्दील करके दिखाइए। जैसा आप कह रही हैं कि इसको इस्तेमाल करके मुसलमानों को इसका फैज़ पहुंचे, स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, मेडिकल सेंटर बने। कितना बेहतरीन आपका ये होगा कि इस अमेंडमेंट के तहत क्यों बने अतीकुर रहमान साहब? रूबिका जी, मैं बोलना चाहता हूं इसके लिए सबको यूनाइट होना पड़ेगा, हमें अपोजिशन को समझाना पड़ेगा। आप इसमें सपोर्ट करके मुसलमानों के लिए कोई अच्छा काम करें। हमें सिर्फ पॉलिटिकल वोट मत समझें। हमारे बच्चों के पेड़ हैं, उनको रोजी रोटी चाहिए, उनको स्कूल कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। मेहरबानी करके मुसलमानों को पॉलिटिक्स का अड्डा ना बनाएं। सैयद साहब, हम कैसे उम्मीद करें जबकि ये सरकार पहले हमारी जड़ें खोखली कर चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मज़ारात पे भी आरएसएस के लोग इसी इशू के ऊपर 2 दिन पहले रहमान साहब, एक तो आपको ये देखिए, आप धीरे-धीरे आ गए ना, 29 मिनट के अंदर ही सच्चाई आ गई ना कि कितना ही अच्छा काम कोई कर ले, आपको आपके दिमाग में वो जो नफरती चश्मा है आपकी आंखों से वो हट ही नहीं रहा है कि फला ने ये कह दिया, फला ने ये कर दिया। अरे जब वेलकमिंग है कोई चेंज तो उससे दूर काहे भाग रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मोदी नहीं पसंद है, बीजेपी नहीं पसंद है, आरएसएस नहीं पसंद है।
तो इससे पहले जो आपको पसंद थे उन्होंने क्या कर दिया बताइए ना। आप एक स्कूल का नाम नहीं बता पाए हैं, एक कॉलेज का नाम नहीं बता पाए कि वक्फ की संपत्ति से बना हो।